फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्माए जली। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्माए जली। फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। ऐसी ही बज़्म का एहतमाम है आज, और मेहमान है बेमिसाल आवाज की मलिका, जिनकी आवाज सुनकर लोग झूम उठते हैं। आप हैं राइटर, पोएट और सिंगर शेफाली फ्रॉस्ट। तो आज परवाज में मेरे साथ मुलाकात कीजिए शेफाली फ्रॉस्ट से। आपका वेलकम है हमारे शो में। शेफाली जी, इससे पहले कि हम बातचीत करें, आपकी जिंदगी के बारे में जाने, हम चाहेंगे कि आप कोई कलाम हमें अपना सुनाएं। सारा आलम गोशबर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है। सारा तू जहाँ है ज़मज़मा परदाज़ है, दिल जहाँ है गोशबर आवाज़ है, दिल जहाँ है। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। शेफाली जी, अगर आपके शुरुआती दिनों की बात करें या आपके बचपन की बात करें, तो आपको वो कौन सा वक्त याद आता है जब आपका रुझान गायकी की तरफ हो गया? शायद मैं हमेशा से गाती रही हूँ, और हमारे घर में गाने वगैरह का ज़्यादा प्रचलन था नहीं, ना गाने का ना लिखने का, ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जैसा कि हर घर में अब होता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरी बगावत भी थी कि गाना है और लिखना है। तो तब से मैं बगावत कर रही हूँ और लिख रही हूँ और गा रही हूँ। पसंदीदा शायर की बात करें तो मजाज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मजाज लखनवी। तो आप को ये क्यों पसंद है? क्या ख़ास इनके कलाम में आपको नज़र आता है? एक्चुअली आप मजाज लखनवी कह रही हैं तो रदौली वाले काफ़ी आपसे नाराज़ होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली थे रदौली के। मजाज साहब एक जुनूनी शायर थे, लेकिन उनका जुनून जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड था उनकी सोच से, उनकी समझ से, उनकी सेंस ऑफ हिस्ट्री से। अच्छा। और मजाज साहब एक बहुत मिसअंडरस्टूड शायर भी हैं। लोग समझते हैं कि उन्होंने इश्क का कलाम लिखा और उसके बाद फिर उनकी 44 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। 44 साल की उम्र में ये शख्स ऐसा काम कर गया जो कि शायद हर दौर में हमारे लिए रेलेवेंट है और हर दौर में उसे समझा जाएगा। और मजाज साहब को समझना, दुनिया को समझना, ज़िंदगी को समझना सिखाता है। तो मेरे लिए मजाज साहब बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हैं हमारी पूरी सेंस ऑफ हिस्ट्री में। जो जिस हिस्ट्री में अभी हम जी रहे हैं, अगर हम मजाज साहब को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम आए कहाँ से हैं, हम किस दौर से आए हैं और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसकी समझ भी मजाज से बहुत मिलती है। जैसे आप खुद बता रही हैं कि उनके कलाम में ये मिलता है कि हम किस दौर से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है हमें? अख्तरुज़्ज़मान साहब भी अलीगढ़ के थे, जो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। तो वो एक बार कहते थे कि जो है शायर का जो काम है और हर फन का, हर क्रिएटिव एक्ट का जो काम है, वो है जिंदगी में मायने तलाशना। दुनिया में मायने तलाशना, जिंदगी में मायने तलाशना। तो हम कहाँ जा रहे हैं, यही जो जद्दोजहद है, यही आर्ट का काम है। तो मुझे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन और हर बार आप डायलेक्टिकली जब आप मूव करते हैं तो आपको लगता है कि सडनली आपको कुछ मिला और फिर उसका विरोधाभास आपको दिखता है। इस तरीके से समाज आगे बढ़ता है, इस तरह से इंसान की सोच आगे बढ़ती है। और यही शायद हमारा कहीं जाना है। जब हम सोचना बंद कर दें, जब हम ये समझ जाएं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, तो शायद फिर जिंदगी खत्म हो जाती है, सिविलाइजेशंस खत्म हो जाते हैं, कंट्रीज खत्म हो जाती हैं। और उस दौर से हमें बहुत कुछ सोच समझ कर इस समय मिलना है, जहाँ पर ये है कि हम सब कुछ जान गए और ये तो फिर तो खत्म होने का समय आ गया।
जैसे आपने हमें मजाज लखनवी के बारे में तो बता दिया, और आपके शिव कुमार बटालवी और फैज़ अहमद फैज़ ये भी काफ़ी पसंदीदा शायर हैं, आप इनके कलाम काफ़ी गाती हैं, तो इनमें क्या ख़ास है, क्या पसंद आता है आपको? देखिए, वन सेकेंड, सेंस ऑफ हिस्ट्री। मुझे लगता है कि जिस समाज में हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ हो, जिस समाज में हिस्ट्री की समझ पर बंदिश लगे, हाँ। और एक ही तरीके की हिस्ट्री को देखने की जद्दोजहद चले कि बस इसी को मानिए, तो वो जब तक आप ये नहीं जानते, ये मेरा मानना है और मानना इस तरीके से, जब तक आप नहीं जानते कि आप कहाँ से आए, जब तक आप इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। और इस समय मेरे ख्याल से हम जहाँ जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, हाँ। वो शायद हमारी सेंस ऑफ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। मजाज हुए, फैज अहमद फैज हुए, और शिव कुमार बटालवी हुए, इन्होंने आज़ादी के दौर में, पार्टीशन के दौर में, इन्होंने मजलूमों के बारे में, इन्होंने हमारे देश में क्या क्या सामने, देश समाज हाँ। के सामने क्या क्या मुश्किलें खड़ी हैं, उसके ऊपर बहुत बहुत खुल के लिखा और बहुत लेयर्ड तरीके से लिखा। एक ही बात नहीं कही, बहुत ही लेयर्ड, बहुत ही अलग अलग आयाम उसके दिखाए। तो वो जो अलग अलग आयाम, जो देखने का तरीका जो कि आपको पोइट्री देती है, और जो इन शायरों ने दिया, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं जितने बार इनको पढ़ती हूँ, मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मेरे से बहुत बहुत जानने वाले, समझने वाले हैं, तो मैं हर बार जितनी बार समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है अरे ये तो बच गया। इतनी तहें हैं, इतनी लेयर्स हैं इनकी राइटिंग में, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भी क्रांति की बात कर रहे हैं, कि ये इश्क की बात कर रहे हैं, ये देश की बात कर रहे हैं, कि ये सूफियों की बात कर रहे हैं। बजाज के बारे में आपने कहा, मुझे लगता है कि वो एक क्रांतिकारी तो थे, एक आशिक भी थे, और एक सूफी भी थे। तो उनको समझना, समाज को और अपने आप को समझना है, इसीलिए मुझे ये शायर बहुत पसंद है। जैसे आपने हिस्ट्री की बात कही, आज के दौर में हम जी रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत जगह हिस्ट्री को मिटाने का काम हो रहा है, तो आप इस दौर के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिस्ट्री का जो लॉजिक है, दैट इज अ ट्रूथ इन इटसेल्फ। ओके, उसको देखने के तरीके में आप वाद विवाद कीजिए, और वो वाद विवाद बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं ये सोच लूं कि भाई मेरी ये पॉलिटिक्स है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और यही सही है, तो वो भी गलत होगा। हाँ। लेकिन जब आप वाद विवाद बंद कर देंगे, तो वही जैसे कि मैंने कहा कि समाज मर जाता है। इंसान जब ग्रो करना बंद कर दे, तो वो भी अंदर से मर जाता है। हाँ। समाज के साथ भी वही होता है, चाहे वो देश हो, चाहे काल हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सेंस ऑफ हिस्ट्री में एक्सप्लोरेशन के बारे में एक्साइटेड रहें। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएं कि यही था, हम अपने बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाएं कि ये था तो क्यों था, और ये था भी कि नहीं था। और इसकी समझ हिस्ट्री की किताबों से नहीं होती, इसकी समझ टेलीविजन से तो बिल्कुल ही नहीं होती, इसकी समझ होती है लिटरेचर से। और सिस्टमैटिकली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है आज, उसने लिटरेचर से लोगों को अलग किया है, पोइट्री से तो बिल्कुल ही अलग किया है। और जब आप लिटरेचर और पोइट्री से अलग हो, जैसे कि आपने एक किताब पढ़ी, आपको एक तरीका दिखा देखने का, दूसरी पढ़ी आपको दूसरी दिखा, तो वो आपकी लेबोरेटरी ऑफ लाइफ हो जाती है। लिटरेचर इज द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ, पोइट्री इज द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। पर जब हम बच्चों को पढ़ाई में, पढ़ने में, लोगों को लिटरेचर से अलग करते हैं, तो सेंस ऑफ हिस्ट्री का जो लॉस होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेफाली जी, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी गायकी के बारे में, आप लिखती भी हैं, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। शेफाली जी, शुरू में आपने कहा था कि आपने बगावत की है घर वालों से, तो आपने ये क्यों कहा कि बगावत की है, और ये कैसी बगावत थी? ये बगावत सिर्फ घर से नहीं होती, घर समाज से जुड़ा हुआ होता है ना। तो माँ बाप जो आपके लिए बहुत ही अच्छा चाहते हैं, वो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, अच्छा वो नहीं करो तो IAS ऑफिसर तो बन ही जाओ, कुछ तो करो लाइफ में। अच्छा। और मुश्किल मेरी जिंदगी में ये थी कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपसे ये नहीं सोचा जाता है कि जो है आपका दिमाग बड़ा है, ये सोचता है कि इसको कैसे नैरो से दायरे में इसको एक लाइफ स्किल सिखा के, जिससे आप खा कमा सकें और दुनिया में नाम हो सके आपका। मेरे साथ क्या है कि over a period of time I've understood कि I don't have personal ambitions of success, और ये समझना और सोचना मेरे लिए बहुत लंबी प्रक्रिया थी
क्योंकि आप उस समाज से आते हैं जहां पर अगर पर्सनल एम्बिशन ऑफ सक्सेस नहीं हो तो इसका मतलब आप किसी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं समाज में, है ना। और जब आप गाते भी हैं और आप लिखते भी हैं और आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं और अल्लाह फला चीज़ों में भी आप करें तो लोगों को लगता है कि यार अब तो बस हो गया, इसका तो फ्यूचर बन गया। और आपको लगता है कि यार मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जो नहीं करना है वो ज्यादा समझ में आ रहा है, जो करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सामने रास्ते वो नहीं खुले हैं जिसमें हम अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करें, है ना। बाहर क्या करना है उसके एक्सप्लोरेशन के लिए लाखों रास्ते हैं और बहुत आपको समझाने वाले भी लोग मिल जाएं कि ये करो वो करो। अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए जो लिटरेचर, जो लोग जो आपको मिले, जो आपको कहें कि हाँ तुम उल्टे सीधे काम सोच रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन पता है ये सही है, तो ये भी बगावत है कि आप जो हैं IAS के इम्तहान में कहानियां लिख के चले आएं और डॉक्टरी इंजीनियर की पढ़ाई होने के लिए मना कर दें जबकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं। और उसके बाद फिर आप गाना गाएं जो कि मतलब बहुत ही वाहियात काम है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब तो खैर मतलब लोगों को करियर दिखने लगा है। मुझे तो करियर भी नहीं चाहिए था, मुझे तो मेरे लिए जो मेरी आर्ट है, मतलब आर्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इट हैज टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट दैट आई एम एन आर्टिस्ट, है ना। ये कहना भी बहुत मतलब एक रास्ता होता है जिसमें आप कहते हैं मैं हूं कौन ना। तो अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं आर्ट के अंदर हूं कहीं, है ना। मेरे लिए कविता लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना, फिल्म्स बनाना, गाना, पोइट्री पढ़ना, सीखना, ये सब जिंदगी में मायने तलाशने के रास्ते थे। और जब आप मायना तलाश रहे होते हैं तो आप अराइव्ड एट नहीं होते हैं, आपको ये नहीं लगता कि हाँ बस ये मैं हूं। ये बड़ी एक वल्नरेबल सी सिचुएशन होती है। तो मेरे लिए ये सब जो है मायने तलाशने के जरिए हैं और लड़ने के जरिए हैं। जैसे आपने अभी कहा कि आप लिखती भी हैं, तो आपकी एक किताब है अभी मैंने देखा, उसमें आपकी एक पोयम है लफाड़िया चांद। तो लफाड़िया चांद क्यों, ऐसा टाइटल क्यों? क्योंकि चांद जो है हमेशा उसको खूबसूरती के मायने बताता है, पैमाने बताता है, तो फिर ये लफाड़िया चांद क्यों? मैंने इस कविता में ये देखा कि वो चांद जिसको जो पृथ्वी के आसपास घूमता है, तो उसका वजूद पृथ्वी से है, और उसकी जो रोशनी है वो सूरज से आती है, वो कहीं बीच में है, उसका अपना क्या वजूद है। तो वो जो सबऑल्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री जो हमें पढ़ने लिखने से मिली है, वो है ये लफाड़िया चांद। हम चाहेंगे आप कुछ लाइंस हमारे व्यूवर्स को सुनाए। थके पानी के बुलबुले दुत्कारते हैं उसे, जो दूसरों की हर संधि में बोझ हुआ तीसरा सा। सतह की हर झिल्ली लतियाती है उसे, जो फेफड़े की हर धौंक में जकड़े है अब भी। डूबते सूरज का वो अध जला हिस्सा, जिसकी प्रचंडता में ही उसकी शीतलता का मूल था। उसे पता है तिकोन के एक कोने में अधमरी धरा, मरते हुए सूरज से मांगेगी आग उस ही की तरह कल। उसे पता है वो मरेगा नहीं कल, हर संधि एक भंवर है कल, अपने हाथों में पकड़े शून्य में विलीन अंत फिर आदि। जलते धुएं की राख पिएगा और जिएगा, रिश्ती कीचड़ से लपेटेगा गला और जिएगा। हर बुलबुला सांस पीता समुंदर हो जैसे, हर चिंगारी जिंदाइयत का एहसास। लौट लौट कर आएगा वो, पलट पलट कर निकाला जाएगा वो। लफाड़िया लतियाया बेआबरू चांद, वो मरेगा नहीं कल, देखना। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपकी इस बेहतरीन पोइट्री के बाद हम चाहेंगे कि आपकी आवाज में एक नगमा हो जाए। मुझे जाना है एक दिन तेरे बाज में, नाज से आखिर मुझे जाना है। अभी अभी तो हुस्न के पैरों में है, जब रहना बंदे अभी है। इश्क पर आए ने फरसोदा के पाबंदे, अभी अक्ल और
मुझे जाना है। वाह, बहुत बढ़िया शेफाली जी। जो फीमेल राइटर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो सॉफ्ट टॉपिक पे लिखें, और अक्सर लिखती भी हैं, उसी के इर्द गिर्द उनकी कहानियाँ, किताबें और कविताएं होती हैं। लेकिन आप जो लिखती हैं, आप सोसाइटी के लिए लिखती हैं, आपके टॉपिक जो हैं बाकियों से हटकर होते हैं, तो ऐसा क्यों? दो बातें हैं इसमें। एक तो महिलाएं जो अपने परिवेश के बारे में लिखती हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ। कि आप घर में रहती हैं अगर, या जो आपकी दुनिया है, अगर वो जहां तक उसका विस्तार है आप उसके बारे में लिखिए। आप बाहर निकलने के बारे में लिखिए, ना बाहर लिखने के बारे में लिखिए, जो आपकी जो। हाँ। तो वो एक तरीका है लिखने का। और दूसरा ये है कि अगर आप ये सोच के लिख रहे हैं कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है राइटिंग, तो आप वो लिखते हैं जो कि मार्केट आपसे डिमांड करता है। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना कि मेरी पर्सनल एम्बिशन उस तरीके की है नहीं। हाँ। मुझे सीरियसली इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे नहीं पढ़े, नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं तो वही लिखूंगी जो मुझे दिखेगा। मैं वो उतारती हूँ जो मुझे दिखता है, उसके बाद मैं उस पर काम करती हूँ, और बहुत बहुत काम करती हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ कि लोग उसे पढ़कर सराहें। तो शायद इसलिए मेरे जो आप कह रही, जो मैं लिखती हूँ, वो नहीं है जो शायद जिसके लिए महिला कविता जानी जाती है।